So hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Gaurav with you. So आज के मीन्स टुडे जो हम आज रिवीजन देंगे या फिर आप लोग कह सकते हैं कि हम समझेंगे जो चैप्टर वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ओके, तो यहाँ पर कुछ पार्ट होगा मेरे नोट्स से और बाकी पार्ट का वीडियो जो मतलब कुछ ही सा पार्ट रह गया है और क्वेश्चंस डिस्कशन, तो वो वाला पार्ट मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ओके, सो आप लोग थोड़ा रुकिए, मैं कैमरा को ठीक कर लेता हूँ। ओके, आई थिंक अभी ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन। आप लोग हमें मुझको फॉलो कर सकते हैं इस चैनल पे, और एक चैनल है मेरा जेई पीडिया नाम के यूट्यूब चैनल पे, तो वो उसका लोगो ब्लू कलर का है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का रिवीजन। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, तो क्या बोला है कि डिफॉर्मेशन ऑकर बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिफॉर्मेशन किस कारण से होता है कि एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल कोई फोर्स लगा रहा है तो उसके कारण डिफॉर्मेशन होता है। ओके, ये हमें याद रखना है। नेचुरल पोजीशन ऑफ स्ट्रक्चर इज चेंज्ड देन इट इज डिफॉर्म्ड। इट मीन्स एक रॉड है, रॉड को हम खींच रहे हैं तो उसका जो नेचुरल पोजीशन है एंड पॉइंट का वो चेंज हो रहा है, खींच रहे हैं जब, तो वो डिफॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पर क्या हम लोग खींच रहे हैं हाथ से, या फिर ओके हाथ से फोर्स बाहर से प्रयोग करके खींच रहे हैं, तो ये हुआ कि हम एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। नीचे क्या दिया हुआ है कि एक ओके 30 डिग्री सेल्सियस में ऐसा था, एक रॉड एल लेंथ का था, इसके बाद थर्मल एक्सपेंशन हुआ। ओके, मतलब हीट दिया हमने, और इसके बाद आ, मतलब T डिग्री और इसके साथ डेल्टा टी, मतलब थर्मल एक्सपेंशन में हमने हीट दिया तो हीट बढ़ गया है, और इसके साथ लेंथ भी बढ़ गया है। तो ये क्या होगा, नॉट डिफॉर्मेशन, दिस इज नॉट डिफॉर्मेशन, ऑब्वियसली दिस इज नॉट डिफॉर्मेशन, बिकॉज यहाँ पर हमने कोई मतलब हाथ से या फिर कि कुछ मतलब कुछ एक्सटर्नल फोर्स हमने यहाँ पर प्रयोग नहीं किया है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमने यहाँ पर नहीं दिया है, मतलब बाहर से कोई फोर्स हम नहीं फोर्स लगा के नहीं खींच रहे हैं। ये तो थर्मल एक्सपेंशन के वजह से, मतलब अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है उसके वजह से हो रहा है, उसके वाइब्रेशन के वजह से। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल, नॉट डिफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, इट इज ड्यू टू द अच्छा अच्छा बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, यस बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड इट इज ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। ओके, मतलब हीट दिया तो ये बढ़ गया। इसके बाद क्या है, इंटरमोलिकुलर forces। Okay, intermolecular forces tends to provide restoring force that regains original shape and size। ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब मॉलिक एक जो मटेरियल है, वो जो मटेरियल के अंदर का जो आप लोग अगर सोचे कि हमने अगर इस पेन को खींचा है तो इसका क्या है, मतलब ये जो मॉलिक्यूल सब एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, तो इस मतलब प्रति एक मॉलिक्यूल के दो मॉलिक्यूल के अंदर में एक फोर्स क्रिया करता है, तो यहाँ पर फोर्स एक्ट करता है, इसके वजह से ही ये जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर फोर्स बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मतलब हम जो टेंशन फोर्स है, हम जो इसको खींच रहे हैं उस फोर्स से भी ज़्यादा है। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या कर रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टेंड्स टू प्रोवाइड, इट मीन्स दैट प्रोवाइड्स रिस्टोरिंग फोर्स। तो अगर इसको हम खींच के थोड़ा सा लंबा कर दें और वो अगर छोड़ दे तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। ये क्यों फिर से नॉर्मल हो गया है, क्योंकि इसका अंदर का जो मॉलिक्यूल वो एक मॉलिक्यूल अपर मॉलिक्यूल को खींच रहा है, ओके अनदर मॉलिक्यूल को, तो इसलिए सो intermolecular forces tends to provide restoring force that regains original shape and size। Okay, this is called restoring force। Okay, restoring force upon area is called stress। Okay, it means restoring force
upon unit area is called stress. Okay, elasticity is directly proportional to restoring force. इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगा. ओके, रिस्टोरिंग फोर्स अगर कम हुआ तो इलास्टिसिटी भी कम होगा. ये हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट. रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलास्टिसिटी. मतलब अगर हमें कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा है, इसका रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा है, तो वहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स जिसका ज़्यादा होगा उसका इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगा. बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स अगर ज़्यादा हुआ तो जो जब हम लोग खींचेंगे उस वो वाला फोर्स भी ज़्यादा होगा. तो इसलिए इलास्टिसिटी भी ज़्यादा. इट मीन्स इलास्टिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स जितना ज़्यादा होगा इलास्टिसिटी उतना ज़्यादा होगा. एग्जाम्पल, इलास्टिसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ रबर. वाई? हमें बाहर से देखकर लगता है कि इलास्टिसिटी ऑफ रबर ज़्यादा है, मगर नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ आयरन ज़्यादा. इट मीन्स हम जब आयरन को खींचते हैं तो हम खींच ही नहीं पाते हैं. ओके, मतलब स्मॉल फोर्सेस से हम हाथ से तो खींच ही नहीं पाते, बट उसको तो खींचा जा सकता है और वो रिस्टोर भी हो सकता है. मतलब अपने आप खुद का पोजीशन में आ सकता है. बट यहाँ पर आयरन के रेस्पेक्ट में अगर रबर को हम खींचे तो वो इजीली खींच जाता है. इसका मतलब वो जो फोर्स है इंटरमोलिकुलर फोर्स, इट मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स, वो कम है. और हमने अभी क्या पढ़ा, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी. इट मीन्स रबर का रिस्टोरिंग फोर्स कम है तो उसका इलास्टिसिटी भी कम होगा. इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ रबर. इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? ओके, F external equal to restoring force. Yes, definitely external force is equal to restoring force. External force जो हम क्रिया कर रहे हैं उसके विपरीत में restoring force क्रिया कर रहे हैं. ओके, तो डिफॉर्मेशन ऑकर्स इन इक्विलिब्रियम पोजीशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डिफॉर्मेशन ऑकर्स इन इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट से ही तो हम खींच रहे हैं और वो फिर से इक्विलिब्रियम पॉइंट में आ जा रहे हैं. तो डिफॉर्मेशन ऑकर्स इन इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स. इसको हम क्या स्ट्रेस कह सकते हैं. फोर्स अपॉन एरिया जितने यूनिट एरिया उसको बोल. ओके, सो स्ट्रेन जो डिफॉर्मेशन इन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. ओके, हम लोग जाते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिखा. टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. ओके, टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. मैंने एक शॉर्ट नोट लिखा था, यहाँ पर कहाँ गया? ये रहा, ये वाला, ये जो आप देख सकते हैं. तो यहाँ पर जो शॉर्ट नोट है कि स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन यूनिट एरिया. ओके, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन यूनिट एरिया एंड स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल. इट मीन्स चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ. ओके, मैंने क्या कहा? स्ट्रेस याद रखना, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन यूनिट एरिया एंड स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. सो हम जाते हैं फिर से उस पॉइंट. ओके, टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. टेंसाइल स्ट्रेस इट मीन्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक एल लेंथ का पहले है और इस पर एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा है और एक्सटर्नल फोर्स ऐसा है. तो मतलब अंदर की तरह भी वो जो मतलब रीगेन करने का फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स किया करेगा वो अंदर की तरह एफ. तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस हमने क्या पढ़ा? फोर्स अपन एरिया. तो फोर्स अपन एरिया क्रॉस सेक्शन. ओके, टेंसाइल स्ट्रेस मतलब हम लेंथ से खींच रहे हैं तो यहाँ पर ये तो मतलब खींचने के बाद ऐसा होगा. इसके बाद क्या बोला है हमें? इफ रॉड इज यूनिफॉर्म देन स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इज सेम. If rod is uniform, then stress at any point is same. Stress at any point A is equal to tension at A divided by A. ओके, हम लोग मतलब टेंशन ही तो दरअसल ये तो टेंशन फोर्स ही है.
एक तरह से, क्योंकि हम खींच रहे हैं, खिंचाव की बॉल, तो यहाँ से, तो इसलिए ये टेंशन एट ए डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, ए मीन्स दिस इज नॉट द ए, ओके, इट मीन्स जो निचले वाला ए है ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है टेंशन एट ए पॉइंट, टेंशन एट ए पॉइंट। ओके, इफ मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। ओके, अगर आप लोग प्रिंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इफ टेंशन इज कांस्टेंट देन स्ट्रेस इज आल्सो कांस्टेंट। ऑब्वियसली टेंशन अगर कांस्टेंट होगा तो टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया, इट मीन्स टेंशन तो कांस्टेंट, इसलिए स्ट्रेस भी कांस्टेंट। स्ट्रेन इक्वल टू डिफॉर्मेशन। ओके, डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन इक्वल टू डिफॉर्मेशन, वी नो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। इट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल, व्हाई लॉन्गिट्यूडनल, बिकॉज, एक मिनट, लॉन्गिट्यूडिनल बिकॉज यहाँ पर लेंथ की बात किया हुआ है, तो इसलिए यह लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल एंड लेंथ, लेंथ से कुछ रिश्ता है यहाँ पर। ओके, ओके, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ गया है, तो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं एक रॉड है, मतलब रॉड है यहाँ पर, और ये एक रॉड है, तो इसका जो एरिया है ए है, और इसका जो एरिया है 2a है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका जो मास है 5 kg, इसका जो मास है 10 kg। तो क्या होगा कि नीचे में mg फोर्स क्या करेंगे, mg फोर्स एक्ट करेंगे, तो ऊपर में मतलब इसका जो विपरीत वाला फोर्स होगा, आप समझ सकते हैं, आप तो पढ़े हुए हैं मैकेनिक्स, तो ऊपर में 5g फोर्स क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर 10g। तो क्या बोला है, फाइंड स्ट्रेस इन वेयर, वेयर इज मासलेस। ओके, इट मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पर एरिया की कोई मतलब वो नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। फर्स्ट वाले के लिए क्या लगाया, स्ट्रेस इक्वल टू 5g डिवाइडेड बाई ए, इट मीन्स 5g, इट मीन्स फोर्स डिवाइडेड बाई, मतलब टेंशन यहाँ पर जो क्रिया कर रहे हैं, टेंशन 5g डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया क्या दिया हुआ है ए। सेकेंड केस में भी सेम है, स्ट्रेस इक्वल टू 10। ओके, इट मीन्स सेम, मतलब इन दोनों के लिए स्ट्रेस होगा सेम। इसके बाद क्या है, ओके, ये हमारा और एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक रॉड दिया हुआ है, इसमें 10 मीटर का लेंथ है, मतलब लंबा है, और मास है 10 kg, ए बी एंड सी पॉइंट है। ओके, आप लोग देख सकते हैं, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये सी पॉइंट। तो ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट में क्या होगा, स्ट्रेस, ये यूनिफॉर्म, मैं बोल देता है कि ये यूनिफॉर्म रॉड है। ओके, तो डायरेक्ट फॉर्मूला, स्ट्रेस ए इक्वल टू टेंशन एट ए डिवाइडेड बाई एरिया। तो टेंशन एट ए क्या होगा, ए पॉइंट के निचले वाला हिस्सा में तो मतलब पूरा मास आता है जो 10 kg है, तो हम लोग पूरा मास को लेकर ही टेंशन कैलकुलेट करेंगे। इट मीन्स 10g ऊपर में एक्ट करेगा, इट मीन्स टेंशन एट ए इक्वल टू 10g डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया तो सेम है, ए इक्वल टू 10g डिवाइडेड बाई ए। स्ट्रेस फॉर बी के लिए क्या होगा, आधा हो जाएगा, मतलब बी के निचले वाला हिस्सा में हमें देखना पड़ेगा कितना मास है, तो वो आधा है, इट मीन्स 5g, तो 5g डिवाइडेड बाई ए। ओके, एंड सी वाला हिस्सा, सी वाला हिस्सा के नीचे में तो कोई मास ही नहीं है, एकदम ज़ीरो, तो वहाँ पर टेंशन सी इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 0 होगा। बहुत ही ईजी है यहाँ पर। इसके बाद हमें क्या बोला है, ओके, वॉल्यूम स्ट्रेस और स्ट्रेन। ओके, अगर मतलब एक बॉल टाइप का है, उसको हम प्रेस करते हैं तो क्या होगा, मतलब अंदर की तरह खींचेगा, और ये जो मतलब बाहर से आ रहा है ये तो प्रेशर की तरह ही है, मतलब ऑल सरफेस एरिया में हम लोग एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एरिया मतलब वॉल्यूम भी है, और इसके बाद डेल्टा भी घट गया है, और वॉल्यूम भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस डेल्टा भी हो गया है, और ये बाहर से प्रेशर एक्ट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सरफेस। ओके, यहाँ पर लेंथ नहीं है, बिकॉज ये मतलब बॉल टाइप का है, ये 3D स्ट्रक्चर है, तो ये होगा कि वॉल्यूम स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स तो हम एक्ट ही कर रहे हैं प्रेशर के, और फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सरफेस। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा भी डिवाइडेड बाई भी,
वहाँ पर हमने क्या करा था कि डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन था, ये है वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन में थोड़ा सा ही चेंज है, डेल्टा एल की जगह डेल्टा बी, इट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई रियल वॉल्यूम। ओके, मतलब जो था तो ओरिजिनल वॉल्यूम जिसको कहते हैं। डेल्टा भी अगर नेगेटिव, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेल्टा भी अगर नेगेटिव हुआ तो वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा। डेल्टा वी डेफिनेटली नेगेटिव हुआ तो वॉल्यूम घट जाएगा, और डेल्टा वी अगर पॉजिटिव हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, मतलब अंदर से फोर्स एक्ट कर रहा है। तो मतलब जैसे हम लोग फुटबॉल में पंप देते हैं, हवा भरते हैं, तो वैसी वाली बात है कि पॉजिटिव, अगर डेल्टा वी पॉजिटिव हुआ इट मीन्स वॉल्यूम, रियल वॉल्यूम भी प्लस डेल्टा वी मतलब पॉजिटिव, इट मीन्स वॉल्यूम विल इंक्रीज। चलिए नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं। ओके, हम लोग इसका एक अगला पार्ट बनाते हैं। ठीक है, आप लोग चैनल पे चेक करिए, अगला पार्ट पड़ा होगा।